स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RAC एजुकेशन पॉइंट पर। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था शब्द रचना, अर्थ और आधार। उसमें हमने अंतिम टॉपिक में आपको एक पॉइंट पर लाकर छोड़ा था और वो पॉइंट था आपका विकारी और अविकारी शब्द। आखिर है क्या शब्द? विकारी और अविकारी है क्या? विकारी का मतलब जिसमें विकार किया जा सकता है, जिसको बदला जा सकता है, और अविकारी का मतलब जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता। अब बात विकारी को की, मैंने आपको बताया था कि विकारी है क्या। विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या है आपके विकार। संज्ञा में भी विकार किया जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। सर्वनाम में भी बदलाव किया जा सकता है, विशेषण में भी और क्रिया में भी। उसी प्रकार अविकारी, अविकारी है क्या? जिसमें विकार नहीं किया जा सकता, जिसमें बदलाव नहीं किया जाए। जैसे आपका समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, और चौथा है आपका क्रिया विशेषण। चौथा है आपका क्रिया विशेषण। अब बेटा न तो समुच्चय बोधक में आपका बदलाव किया जा सकता है, न ही संबंध बोधक में, न विस्मयादि बोधक में, न क्रिया विशेषण में। जब ये पॉइंट्स हम पढ़ाएंगे तब आपकी समझ में सारा आता चला जाएगा। अब यहाँ से आज हम जो कवर करेंगे इस वीडियो में, वो करेंगे हम संज्ञा। सर्वनाम पर भी चर्चा करेंगे, विशेषण पर भी, क्रिया पर भी, और ये टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखते चलेंगे। देखते हैं हम संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। नाउन। आखिर सबसे पहले तो यही हमें पता होना चाहिए कि संज्ञा है क्या। संज्ञा की बात करें तो संज्ञा का अर्थ है नाम। आप मोटा मोटी भाषा में समझे, मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, इसका नाम है मार्कर। अगर इसका नाम न हो तो इसकी पहचान अधूरी है। तो ये काम हमारा करता है संज्ञा। अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का कोई नाम ही ना हो तो वो क्या है, उसकी पहचान अधूरी है। तो संज्ञा जो काम करता है वो नाम देने का काम करता है। संज्ञा किसका काम करता है? नाम देने का काम करता है, तो उसे कहते हैं हम संज्ञा। अगर परिभाषा में देखें, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने कहा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर परिभाषा देखना भी चाहो तो देख लें आप। परिभाषा, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर भेद की हम बात करें तो संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। जबकि कामता प्रसाद गुरु जी ने संज्ञा के 3 भेद बताए।
लेकिन हमें भेद कितने बताने हैं? 5 बताने। और वो 5 भेद हैं कौन से? सबसे पहले आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है आपका समूहवाचक संज्ञा। चौथा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां है आपका भाववाचक संज्ञा। ये 5 के 5 भेद, ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इसकी परिभाषा देखें, व्यक्तिवाचक, इंग्लिश में इसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं, यानी कि जो संज्ञा शब्द किसी एक वस्तु, जो संज्ञा शब्द किसी एक वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसे क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि परिभाषा भी देख लें, जो संज्ञा शब्द किसी एक वस्तु का बोध कराते हों, उन्हें क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण भी देख लेंगे, राम, श्याम, कानपुर, सहारनपुर। अब राम भी, मान लीजिए राम कई व्यक्तियों का नाम होगा, लेकिन राम तो एक ही है, राम की कोई जाति नहीं है। श्याम भी एक है, कानपुर भी एक है, सहारनपुर भी एक है। या और भी बहुत से उदाहरण हैं। जैसे गंगा की बात करूं तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर नदियों की बात करूं तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि नदियों में सभी जाति का बोध होता है, जबकि गंगा एक प्रॉपर नदी का नाम है। या पर्वतों के नाम, मान लीजिए आपका हिमालय पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वतमाला है, तो वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक है। अगर बात पर्वतों की करें तो वो जाति में चला जाएगा। दूसरा आपका महाद्वीपों के नाम, मान लीजिए आपका एशिया महाद्वीप है, एक है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, यूरोप है, अंटार्कटिका है, वो सब क्या है? एक है। तो वो क्या होंगे? आपके व्यक्तिवाचक। दूसरी बात, किसी भी देश का नाम, अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, चाइना है, भारत है, पाकिस्तान है, वो सब क्या है? एक है। अगर बात देश की किया जाए तो देश में सभी आते हैं, लेकिन जब एक नाम लिया जाएगा अमेरिका या भारत, तो वो क्या होगा? आपका व्यक्तिवाचक। दूसरे अब चर्चा करेंगे हम जातिवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से किसी की जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी की का बोध हो,
उसे क्या कहते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी, पर्वत, लड़का, लड़की, गाय आदि आदि। बहुत उदाहरण मिलेंगे आपको एग्जाम में। आपको सिर्फ यही बात याद रखनी है। मान लीजिए मैं जब गाय की चर्चा करता हूं या गाय पे बात करता हूं तो वो सभी गायों का बोध होगा उसमें, न कि एक गाय। लड़की की बात करें, लड़की की भी एक जाति होती है। परंतु जब मान लीजिए मैंने किसी लड़की का नाम लिखा राधा, तो राधा क्या होगा? आपका व्यक्तिवाचक होगा, परंतु लड़की क्या होगा? जातिवाचक होगा। एग्जाम में सिर्फ यही बात आपको ध्यान में रखनी है, अन्यथा और कोई बात ध्यान नहीं रखनी। लड़का है, लड़कों की भी जाति होती है, लड़कियों की भी जाति, पर्वतों की भी जाति, उसमें आपके सभी पर्वत आएंगे। नदियों की भी जाती है उसमें की गंगा, ब्रह्मपुत्र, जितनी भी सभी नदियां हैं वो समस्त राष्ट्र की, वो सभी नदियां इसमें आएंगी। तो वो क्या होगा? उनकी जाति में आएगा। तो ये क्या होगा? आपका जातिवाचक संज्ञा। समूह, आप यही समझने की कोशिश किया करें। समूह की जब बात है तो आप सीधा सा मतलब समझे, जहां कोई समूह की बात होगी, मैं कहूं जिन संज्ञा शब्दों से किसी ही समूह, दल या टीम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम? समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से समूह या समुदाय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम? समूहवाचक संज्ञा। मान लीजिए आप कक्षा में बैठे हैं तो आप एक समूह में बैठे हैं, या क्रिकेट की एक टीम है तो वो समूह में है, पुलिस का एक दल है या दस्ता है, या मिलिट्री का कोई दस्ता है तो वो क्या है? आपका समूह में। या कोई जनसभा है, किसानों का कोई आंदोलन है, टीचर्स का कोई आंदोलन है, अभिभावकों का कोई आंदोलन है, या अन्य समूह की कहीं आप किसी शोभा यात्रा या जुलूस में हैं तो वो क्या है? एक समूह है। तो वो किस में आएगा? आपका समूहवाचक संज्ञा। जैसे दल, टीम, अध्यापकों का संगठन, छात्रों का संगठन, कक्षा, पुलिस, ये सब क्या है? आपके समूहवाचक संज्ञा उदाहरण। उसके बाद चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए आंसर आपका यही, उत्तर आपको यही मिलेगा। इसकी परिभाषा, जो संज्ञा शब्द उन पदार्थों का बोध कराते हों जिनके आकार या रूप में परिवर्तन किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि वे संज्ञा या जो संज्ञा शब्द उन पदार्थों का बोध कराते हों जिनके आकार गुण दशा में परिवर्तन किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं हम? द्रव्यवाचक संज्ञा। या जिनके आकार को बदला जा सके, उसे क्या कहते हैं हम? द्रव्यवाचक संज्ञा।
जैसे उदाहरण लोहा, टीन, अन्य बहुत से उदाहरण हैं। सोना है, सोने के आकार को बदला जा सकता है पिघला करके। चांदी के आकार को बदला जा सकता है, तांबे के आकार को बदला जा सकता है, लोहे के आकार को बदला जा सकता है, आपके टीन के आकार को बदला जा सकता है। दूध भी इसी में आएगा। दूध, अन्य बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसके आकार को बदला जा सकता है। वो क्या होगा? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा सबसे इंपॉर्टेंट। आखिर है क्या भाववाचक संज्ञा? सबसे पहले तो यही हमें जानना होगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। चलिए इसको यहाँ से थोड़ा सा रब कर दूँ मैं। संज्ञा को यहाँ लेंगे, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ अथवा पदार्थ के किसी धर्म का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। हमने कहा जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ के गुण धर्म का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का एक गुण होता है। प्रत्येक पदार्थ का क्या होता है? एक गुण होता है। जैसे जल में क्या होती है? शीतलता होती है। आग में क्या होती है? आग में उष्णता होती है। हमने कहा जिन संज्ञा शब्दों से उस पदार्थ के गुण या दशा का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। और भी इसके बहुत उदाहरण हैं, जैसे क्रोध है, मिठास है, यौवन है। जहां भाव की बात हो वहां क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा के ये उदाहरण होते हैं। दूसरी बात, अब भाववाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं। एग्जाम में पूछा भी गया है ये, वो मैं आपको बता दूं। एक बात याद रखेंगे आप नोट करके, जो भाववाचक संज्ञा होती है, सर्वनाम, कोमा, संज्ञा, कोमा, क्रिया, कोमा, विशेषण। विशेषण के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाई जा सकती है। यानी कि जो आपकी भाववाचक संज्ञा है वो सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया और विशेषण के अंत में प्रत्यय लगा करके बनाई जा सकती है। लिख में क्या जोड़ा? आई। प्रत्यय जोड़ा तो क्या हुआ? लिखाई। तो हम इसको क्या बना सकते हैं? लिखना क्या है? लिखना क्या है? क्रिया है, और उसमें हमने प्रत्यय लगाया आई, और क्या बना? भाववाचक संज्ञा। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसके मैंने दो भेद बताए आपको, भाववाचक संज्ञा के दो भेद। पहला भेद है क्या? पहला है तद्धितांत, तद्धितांत भाववाची संज्ञा। दूसरा है कर्दंत भाववाची संज्ञा। ये दो भेद हैं। ये प्रत्यय में भी आप पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखें हम, तद्धितांत भाववाची संज्ञा है क्या? तद्धितांत भाववाची यानी कि आपका जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रत्यय लगा करके तद्धितांत भाववाची संज्ञा बनाई जा सकती है। हमने कहा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में तद्धितांत
यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रत्यय लगा करके भाववाची संज्ञा बनाई जा सकती है। इसी के साथ इसकी परिभाषा भी देता हूं। यहां हमारे पास सिर्फ क्रिया शेष बचा था। क्रिया के अंत में प्रत्यय जोड़ करके कर्दंत भाववाची संज्ञा बनाई जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। कभी एग्जाम में इसकी परिभाषा भी पूछता है। इसके उदाहरण लेंगे हम सबसे पहले। जैसे लड़का, या पहले लिख लें आप संज्ञा की बात करें हम, क्योंकि हमने बताया इनमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा से कैसे बनता है? मान लीजिए लड़का है, लड़का में हमने क्या जोड़ा? पन, तो क्या हुआ? लड़कपन। क्या हुआ? लड़कपन। दूसरा उदाहरण देखेंगे आप सर्वनाम का। इसमें देखेंगे निज। निज में हमने प्रत्यय जोड़ा था, तो क्या बना? निजता। अब एक उदाहरण और बचा विशेषण का। एक उदाहरण बचा विशेषण का। विशेषण यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण शब्द है मोटा, और मोटा में हमने प्रत्यय लगाया ई, तो क्या बना? मोटाई। तो ये तीनों उदाहरण मैंने बताए। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रत्यय जोड़ करके तद्धितांत भाववाची संज्ञा बनाई जा सकती है। और ये तीनों उदाहरण मैंने आपको बता दिए, संज्ञा का भी, सर्वनाम का भी, विशेषण का भी। उसके बाद कर्दंत भाववाची संज्ञा, यानी कि क्रिया के अंत में प्रत्यय जोड़ करके कर्दंत भाववाची संज्ञा बनाई जाती है। जैसे उदाहरण भी आप देख लेंगे। जैसे पढ़ना में हमने प्रत्यय जोड़ा आई, तो क्या हुआ? पढ़ाई। पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? हमारी क्रिया है। जैसे हमने लिखना में प्रत्यय जोड़ा आई, तो ये क्या बना? हमारा लिखाई। हमारा लिखाई। तो ये क्या है? हमारे कर्दंत भाववाची संज्ञा। संज्ञा के मैंने आपको 5 भेद बताए, और आपके भाववाचक संज्ञा के 2 भेद बताए, तद्धितांत भाववाची संज्ञा और आपका कर्दंत भाववाची संज्ञा। अगला बचा हमारा टॉपिक सर्वनाम का, विशेषण का। इस पे चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। छात्रों, हमने पढ़ा संज्ञा, और संज्ञा पढ़ने के बाद उससे संबंधित एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, और देखते हैं हम उसमें से कितना कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इसमें ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन है 4, 5, 6 और 8। ये मैं सबसे पहले बता चुका हूँ। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद, जिसका ऑप्शन है 2 आंसर। क्वेश्चन है, सत्सई शब्द में कौन सी संज्ञा है? शब्द है हमारा सत्सई। सत्सई शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो हमने आपको पढ़ाया था सत्सई। इसमें क्या है? हमें समूह का बोध, इसमें हमें समूह का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 3 है, विजयदशमी शब्द में संज्ञा है। ऑप्शन है आपके पास व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो विजयदशमी
मान लीजिए विजयदशमी क्या है आपका, विजयदशमी है आपका एक त्योहार। विजयदशमी तो एक ही है, तो इसलिए इसमें इसका उत्तर क्या होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन क्या होगा पहला। विजयदशमी पर अगर बात करूं, होली, दीपावली, ईद, मुहर्रम कुछ भी हैं वो सब एक ही हैं, उनकी गिनती एक होती है, तो इसलिए क्या होगा ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण इनमें से होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण इनमें से होता है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से या इन सभी से। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, इन सभी से। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो ऑप्शन आपके पास व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है और समूहवाचक है। चलिए बताइए उत्तर। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि जब राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल एक राज्यपाल की नहीं, सभी राज्यपाल की बात की जाएगी, तो ये क्या होगा शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र और राष्ट्रीयता। देखिए जब भाव की बात करें जाए तो भाव में आप इसमें से देख करके अपना तर्क लगाइए। इसका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 4, आंसर क्या होगा इसका राष्ट्रीयता। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूकंप में कौन सी संज्ञा है। भूकंप में कौन सी संज्ञा है। तो भूकंप आपका व्यक्तिवाचक भी है, जातिवाचक भी है, समूहवाचक भी है। ये आपके पास ऑप्शन है, तो इनमें से देख करके बताइए, जो हमने पढ़ा उसी आधार पर बताइए कि इसमें उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि भूकंप की जब बात की जाए तो सभी भूकंप उसमें शामिल होंगे। एक भूकंप का अगर मैं नाम लूँ कि फला जगह एक भूकंप आया, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ व्यक्तिवाचक हो सकता है जब उससे पहले नाम जुड़ सकता है, लेकिन जब भूकंप की बात की गई तो भूकंप क्या होगा, जातिवाचक। घी कौन सी संज्ञा है। घी कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है आपके पास नंबर 1 व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक, और नंबर 4 है आपका द्रव्यवाचक। सर होगा द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कौन समूहवाचक संज्ञा है। गुलाब है, अंगूर है, पौधे हैं और चावल है। में देखिए आपका क्या है, तो समूह में आपका अंगूर का एक जो क्या है वो गुच्छा होता है, तो अंगूर क्या होगा आपका समूहवाचक। ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नंबर 10 देखते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम होगा। ऑप्शन है हमारे पास नंबर 1 दैनिक जागरण, धुलाई और तूफान। दूसरा है तूफान, दैनिक जागरण और धुलाई। तीसरा है धुलाई, दैनिक जागरण और तूफान। लगाइए तर्क। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि दैनिक जागरण क्या है, व्यक्तिवाचक है, एक अखबार का नाम है, उसकी जाति नहीं है। दूसरा है धुलाई, धुलाई का मतलब किसी की पिटाई करना, तो वहाँ क्या होगा, भाव होगा। और तीसरा है जातिवाचक, तूफान की क्या होती हैं, जातियाँ होती हैं, तूफान की क्या होगी, जाति होगी, तो वो क्या होगा, जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा। जब तूफान की बात की जाए तो समस्त तूफानों की बात की जाएगी। नंबर 11 देखते हैं, संज्ञा के विकारक रूप क्या हैं। ऑप्शन है लिंग, वचन, कारक। नंबर 2 लिंग, वचन, काल। नंबर 3 है लिंग, वचन, क्रिया। और नंबर 4 है लिंग, वचन, कर्म। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि लिंग में भी परिवर्तन किया जा सकता है, वचन में भी और काल में भी।
और क्वेश्चन नंबर लास्ट है 12वां, निम्न विकल्पों में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर 1 राम, रामचरितमानस, गंगा। नंबर 2 कर्षण, कामायनी, मिठास। नंबर 3 लखनऊ, आम, बुढ़ापा। नंबर 3 ममता, वकील और पुस्तक। अगर हम इनमें सभी पे चर्चा करें तो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, राम एक पर्सन का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। रामचरितमानस एक लिखी हुई रचना है आपकी, एक ही है। दूसरी गंगा एक ही है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? पहला सही है। देखिए हमने जो संज्ञा पढ़ाई, अब क्वेश्चन लगाने में हमें जरा सा भी सोचना नहीं, देखते ही क्वेश्चन का आंसर लगा देना चाहिए। और अगर इसके बाद भी आपकी कोई समस्या है, समझना है, तो अब आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम वीडियो दोबारा भी डाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।